रिकॉर्डिंग नहीं है। उसका वो तो बाद में लिख जाएगा, डिटेल तो है ना। एक तो है ना, हाँ वो मैं हाँ, डाल दूँ। ठीक है, चलिए। इस पे डेट लिख देना, इस पे लिख देना सर, मंडे लिख देना बताओ। मंडे बना दो। हाँ बेटा। हाँ। चलिए, तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो उसका सेकंड लेक्चर है, ठीक है, आज हमारा। और आपने अभी पढ़ा, इसके बारे में क्या पढ़ा जानकारी? ग्लाइकोलिसिस। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गई। अब ग्लाइकोलिसिस तो सभी में होती थी, हमने बताया। और आपको बता दिया था कि उसमें क्या क्या मिला हमें, कि या तो 2 एटीपी गेन डायरेक्ट, या तो 8 एटीपी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर। और अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें डायरेक्ट, 4 एटीपी। जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था बेटा डायरेक्ट, वो कितना हुआ था? 4 एटीपी। गेन 2 का हुआ था। ठीक है, कल को अब देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक पाथवे की बात करते हैं हम लोग पहले। किसकी? एरोबिक की। जैसे एनसीईआरटी ने पहले एनारोबिक दे रखा है, बात है ना। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद में हम कोई भी ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाथवे हैं। मतलब आप जानते हैं कि आपको पता है, पायरुवेट जो बन गया, अब वो पायरुवेट या तो एनारोबिक पाथवे के थ्रू जाएगा, या तो एरोबिक पाथवे के थ्रू जाएगा बेटा। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन में या एरोबिक पाथवे की बात करेंगे, तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये एंटर मार जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ एंटर कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ और नहीं लिख रहे आगे, क्योंकि मैट्रिक्स में भी होता है, मेम्ब्रेन में भी होता है। अब इसमें देखिए 3 बातें इंक्लूड करते हैं अपन लोग। ओडी, या लिंक रिएक्शन भी बोल देते हैं उसको हम। एक होता है टीसीए, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे या क्रेफ साइकिल। और एक होता है एटीएस या एटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव, किसकी बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। OXI भी यूज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए ओडी, ये जो ओडी है, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया ऑक्सी, OXY, मतलब थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, वाई लगा ना। बाकी OXI ऑक्सीडेटिव। देखिए, ओडी जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या हम लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं, ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और इस प्रोसेस में जो हमारा पायरुवेट था, ग्लाइकोलिसिस से बेटा आपको पता है, यहाँ साइड में एक जगह लिख देते हैं उसको दोबारा से। ग्लूकोज से और 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे पायरुविक एसिड के, एक ग्लूकोज से। ये तो हुआ था। यस सर। तो ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन वाला, ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है एक 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन। तो देखिए, सीधी सी बात है, एक कार्बन निकल गया बेटा, है ना, इस प्रोसेस में। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है इस प्रोसेस में। अंदर जा रहा है कोएंजाइम ए, अंदर जा रहा है साहब।
NAD प्लस से NADH2 बन जाता है। और CO2 निकल जाता है। क्लियर? ये प्रोसेस है। Mg2 पॉजिटिव भी यहां पर काम करता है एज ए कैटलिस्ट। तो ये है हमारी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, ये एक पायरुवेट लेके मैंने बात की है। आप जानते हैं वैसे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में दो मॉलिक्यूल बने थे। अब अगर मैं एक का दिखा रहा हूं तो आप समझ गए कि दो के लिए डबल कर देंगे सभी चीजों को। अब ये ध्यान रखिएगा कि एक ग्लूकोज के लिए जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गई थी, एक ही प्रोसेस थी। अब आगे जो भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना, वो सब डबल डबल, यानी कि अभी क्रेब साइकिल भी आ गई, तो एक ग्लूकोज के लिए डबल करना पड़ेगा। इस चैप्टर में जैसे जो क्वेश्चन आते हैं ना कि कितने एटीपी, ये वो, ये बजट बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। जैसे अभी हमने बात की हाँ कि डायरेक्ट पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, यहाँ कंप्लीट, ऐसे शब्दों में अंतर है। बस उन शब्दों का ध्यान रखना आप। जैसे अभी हमने बोला क्या लास्ट क्लास में कि ग्लाइकोलिसिस से अगर टोटल एटीपी प्रोडक्शन बोला जाएगा केवल, तो 4 एटीपी टोटल एटीपी प्रोडक्शन है ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस से, तो 4 एटीपी। अगर गेन है तो 2 एटीपी का, है ना बेटा, डायरेक्ट गेन। डायरेक्ट गेन वो भी, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अगर गेन है एक ग्लाइकोलिसिस का, तो 8 एटीपी। तो ऐसे आ जाता है। तो ये देखिए प्रोसेस है। अब मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, नोट कर लेना बेटा, है ना, कि ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये एक होलो एंजाइम है। अभी लिखता हूं मैं, तो कौन कौन से कोएंजाइम इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं मैं उनके नाम लिखूंगा। वो एनसीईआरटी में दिए नहीं है पूरे नाम, जैसे कौन कौन से कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ, उसके नाम अभी लिखने वाला। 7:30 बजे चला होगा बेटा तू तो, है ना। हो गया ना बेटा, है ना। क्या नीचे हो गया, हो गया। तो देखो, एंजाइम में पढ़ते हो ना आप, जैसे कोफैक्टर को एंजाइम है ना, तो लाइक कौन कौन से यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ में। एक तो देखो आपने देखा ही था Mg2 पॉजिटिव हमने लिखे रखा था, को एंजाइम ए, क्योंकि आप जानते हो पायरुवेट से एस्टर कोएंजाइम ए बनना है, तो कोएंजाइम ए, है ना, देना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है CO2 निकल रही है इस प्रोसेस में। जब CO2 निकलती थी प्रोसेस में, तो होता है डीकार्बोक्सिलेशन। और जब CO2 ऐड हो रही होती है तो कार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेज भी लगेगा। एक बेटा ट्रांस एसिटाइलेज भी लगेगा, क्योंकि एस्टाइल ग्रुप यूज हो रहा है।
एसिटाइल कोएंजाइम ही नाम है ना, तो इसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। एक लगेगा यहाँ पे टीपीपी, थियामीन पायरोफॉस्फेट नाम है इसका। टीपीपी, ये वो थियामीन है बेटा, ये तो थायमीन नहीं है, टीएचवाई नहीं है। थाइमीन तो आप जानते हो कि एड्रीन ग्वानिन थाइमीन वो होता है नाइट्रोजन बेस। ये थियामीन है, विटामिन बी वन होती है ना, बी वन विटामिन, विटामिन या विटामिन बी 1, बी 2 राइबोफ्लेविन ऐसे। तो आपने अगर एंजाइम पढ़ा है तो वहां पढ़ा भी है कि ये भी कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। और एक होता है लिपोइक एसिड भी एक काम करता है, एटसेट्रा। तो ये बेटा यहाँ पर इन्वॉल्व है कोएंजाइम्स, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बन गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, एक लाइन और यहां लिख देते हैं, देयर आर टू टर्न्स। बेटा वो एसिटाइल कोएंजाइम में नाम है ना, तो उसमें एसिटाइल ग्रुप भी तो ऐड हुआ है, एसिटाइलेशन हुआ है ना, इसीलिए देयर आर टू टर्न्स ऑफ, भाई ओडी के या लिंक रिएक्शन के कितने होने चाहिए, दो रिएक्शन होनी चाहिए ना, फॉर वन ग्लूकोज। क्योंकि आपको पता है कि भाई दो पायरुवेट बने थे ना उससे, तो सभी आप दो 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 कर देंगे यहां पर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कल को अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक, जब बेटा पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम बनता है एक ग्लूकोज के लिए, तो कितने NADH2 बनेंगे या कितने ATP बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऐसे देखो शब्दों का खेल है, मतलब मेरी ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं हाउ मेनी ATP कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, लिख लो, नोट कर लो एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि फिर भूल जाओगे उस लाइन को। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हाउ मेनी एटीपी, हाउ मेनी एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड बन जाएंगे बेटा, ना बनेंगे, हाउ मेनी एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओडी या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है ना बेटा, ओडी ऑफ वन पायरुवेट, वन भी छोड़ दीजिए, सॉरी वन मत लगाओ, ओडी ऑफ पायरुवेट, क्योंकि वन से तो ज्यादा क्लियर हो गया ना, ओडी ऑफ पायरुवेट आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो। ये तो क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूं, वहां पे क्या बोलेगी जब क्लासरूम में बैठी हुई कि हाँ साहब इसका मतलब बताओ। तो आंसर आएगा 3 ATP। नहीं बेटा, समझ नहीं बात को, देख मैंने बोला है कि क्वेश्चन ये था कि देखो, ध्यान सुनना, हाउ मेनी एटीपी है ना फ्रॉम ओडी ऑफ पायरुवेट आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये तो पूछा था मैंने। ऑक्सीडेशन, तो सुनो, तो अब आपको पता ओडी, ओडी की बात करनी है आपको, एक एक ओडी की, एक ओडी की बात करनी है आपको, क्योंकि यहां पर केवल पायरुवेट बोल रखा है ना, ये तो नहीं बोला कि ग्लूकोज के लिए। तो यहां पर आंसर आएगा 3 ATP, है ना, फ्रॉम
1 NADH2 इन ETS। बात खोपड़िया में आई। ओडी में अभी तुम देखो रिएक्शन, वो मैंने उसमें एक NADH2 बनाया है नहीं बनाया है, कोई एटीपी तो कुछ डायरेक्ट नहीं मिली ना। तो जब मैंने बोल दिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो ETS में जाके एक NADH2 क्या देगा? है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में नहीं होता तो फिर कुछ नहीं एटीपी मिलता, जीरो। और क्या, बिल्कुल राइट। क्योंकि डायरेक्ट तो एटीपी कुछ मिल ही नहीं रहा ना, तो उसका तो कोई, अच्छा बंद हो गई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। समझ रहे हो ना बात को आप? अच्छा एक देखिए, चलो आ जाए जल्दी लाइट, तो अच्छा यार, वही तो मैकेनिज्म बतानी थी मुझे क्रेब साइकिल की। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक उस पे कॉपी पे बना दूंगा, रफ कॉपी पे दिखा दूंगा तुम्हें समझाने को। तो पता है, क्योंकि ऐसे हवा में बताने में थोड़ी सी वो लगेगी आपको भी। समझा तो दूंगा हवा में भी, लेकिन फिर वो दिखा दूंगा। क्योंकि चक्कर क्या है, जो वो है ना, अच्छा लेकिन वो तो फिर ये हटना तो है ना। चलो ठीक है, सुनो, पता है वो कर देंगे व्यवस्था ना, उससे दिखा दूंगा मैं। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में क्या है, क्रेब साइकिल में ना स्टेप गायब कर दिए कई सारे, सीधे डायरेक्ट, मतलब उससे आप बिल्कुल बहुत धोखा खा जाओगे। अरे बिल्कुल ही गायब कर दिए। और देखो बाद में, और सुन, पता है कुछ चीजें उसमें थ्योरी में बता रखी हैं, और तो इसीलिए तो इतनी ज्यादा, मतलब वो तो और धोखा देने वाली हो गई प्रोसेस। इससे अच्छा तो आदमी उसको नहीं पढ़ेगा तो ज्यादा बेटर है। तो पता है, मैं देखो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ जो अभी बात हो रही थी। हाउ मेनी एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओडी ऑफ पायरुवेट, है ना, फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा आंसर आएगा, क्योंकि अब दो चलानी पड़ेंगे। हाँ दो पायरुवेट आ गई। तेरा क्या नाम है लाली? पहले नहीं आई ना? आई तो फर्स्ट टाइम है। ओके, तभी ये बाकी सारे बच्चे मुझे क्लास में सब अपने पुराने बच्चे हैं, जानकार हैं सारे के सारे। हाँ मतलब क्लास लेता ही रहा हूँ सबके सब, कोई भी ऐसा। हाँ तो बेटा रे, ये भी आती रही है, कम कम आई है लेकिन आती तो रही है मुनिया, ये भी है ना। क्या नाम है तेरा बेटा? सलोनी। हाँ, ये छोटी सी बच्ची, मतलब ऐसी बच्ची शांत एकदम बैठी, कभी भी कोई, कोई अगर देखो किसी से ना बातें करती है अगर, शांत एकदम बैठी रहती है जब भी आती है। क्योंकि बाकी मैं बता दूं, एक ये बच्ची, अ, आज का हाँ, आज का, और ये सलोनी, और इधर ये दो बच्चे। क्या क्या नाम बेटा? नीतीश, मैं भूल का, बहुत दिनों बाद में क्लास हुई ना। ऋषभ। ये चार बच्चे ऐसे हैं भाई, जो मैंने देखा है क्लास में। और ये भी बच्चा जब किसी के पास में बैठा हो तो बात अलग है। क्या नाम बेटा तेरा? अनस। ये तीन और दो पांच, अभी जितने बैठे बच्चे हैं क्लास में, बच्चे बैठे हैं, उनमें से पांच ऐसे हैं जो मैंने कभी किसी से बोलते हुए, इनका ध्यान जब भी पढ़ाई होती है तो केवल, है ना, बाकी तो मैं नहीं बोलूंगा, ये छुटकी भी बातू नहीं रही है, और ये पीछे भी शांत बैठी जरूर है, लेकिन है ना, सब अपनी चोंच, है ना, करते रहें। तो सुनो चलो, तो पता है अब आप समझ गए कि उसके लिए ग्लूकोज की बात कर दी, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो है ही है, तो 6 ATP आंसर। ऐसे ही देखना, अभी आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें निकल निकल के आएंगी। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, अभी तक ऑक्सीजन कहीं यूज नहीं हुई है, वो तो ETS में ही जाके होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रेब साइकिल। तो देखिए, जो क्रेब साइकिल है उसमें, चलो पहले ऐसे ही एक बार बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बना था, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा अब एंटर कर गया क्रेब साइकिल। अच्छा एक चीज और है, एंटर कहीं और जगह नहीं किया, क्योंकि जहां पर ये प्रोसेस हो रही थी ना पीछे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहीं पर क्रेब साइकिल होगा। ये हेंस क्रेब ने डिस्कवर्ड किया था, साइंटिस्ट ने।
तो उसके नाम पे तो क्रेब्स साइकिल नाम पड़ गया, एक बात। दूसरी बात, इसको टीसीए क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? एनीवन, कोई बताएगा मुझे? मतलब जो हाँ, जो फर्स्ट है जो नहीं होगा तो फोर फोर इसका जो रिसेप्टर होता है मतलब सिर्फ वो ट्राई कार्बोक्सिल बीच में बनता है, इसलिए बोलते हैं इसको। एक मिनट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। चल मैं बताता हूँ, काफी को सही जा रही है। देखो बेटा, जो सिट्रिक एसिड है ना, देखो ध्यान सुनना, टूट जाता है। फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो फर्स्ट कंपाउंड होता है सिट्रिक एसिड, इसमें फर्स्ट कंपाउंड क्रेब्स साइकिल का, तो इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल बोल देते हैं, एक और नाम, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल। पीसीए इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है ना सिट्रिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। छह कार्बन का होता जरूर है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीओएच ग्रुप, सीओएच ग्रुप आप जानते हैं, सीओएच ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं बेटा। तो ऐसे 3 ग्रुप होते हैं, इसीलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे बोला जाता है। तो आप समझ गए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों सिट्रिक एसिड की वजह से नाम है, तो क्रेब की वजह से क्रेब साइकिल, ठीक है। पहली रिएक्शन रोहन क्या है, जो अभी पीछे एस्टाइल कोएंजाइम में था ना बेटा, 2 कार्बन वाला, वो, और एक होता है सेल के अंदर ऑलरेडी है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ओएए। आपको याद है फोटोसिंथेसिस में जो मैंने C4 प्लांट में पहला बनने वाला कंपाउंड था ओए, तो वो ओए 4 कार्बन और एस्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ये दोनों मिलते हैं और 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनता है। सीधी सी बात भाई, 2 कार्बन और 4 कार्बन जब मिलेंगे तो 6 कार्बन वाला बन जाएगा। इस रिएक्शन को जो कराता है ना एंजाइम, वो होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? सिट्रेट सिंथेज। ये फर्स्ट रिएक्शन है। अब क्या होगा, ऐसे ये पूरा एक साइकिल होता है ना, तो जैसे मैं अभी यहां पे हूं, फर्स्ट रिएक्शन बताई मैंने, ओए ऊपर से आया एस्टाइल कोएंजाइम में और बन गया राइट हैंड पे इधर सिट्रिक एसिड। जब हम जैसे बनाएंगे उसमें तो ऐसे आएगा, राइट हैंड पे हमारे बनेगा जब हम ड्रॉ करेंगे सिट्रिक एसिड। नाउ सिट्रिक एसिड यहां पे जो बनाता जाएगा ना बेटा, वो सारे 6 कार्बन वाले एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। यानी दिमाग में रखना, क्रेब साइकिल में राइट हैंड साइड 6 कार्बन वाली होती है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है, इससे बनेगा बेटा सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बनेगा? 6 कार्बन वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी लेन देन वाली बात नहीं। सिस एकोनिटिक एसिड से फिर बनता आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनना है। आइसोसिट्रिक एसिड से फिर बनता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, फिर से 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले बता देता हूं कंपाउंड, फिर वो बताऊंगा कि कहां कहां क्या क्या होता है। अब ये जो ऑक्जेलो बेटा सक्सिनिक एसिड बना ना, इससे होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है इससे? डीकार्बोक्सिलेशन। इससे CO2 निकलती है पहली बार, यहां पे क्रेब साइकिल में CO2 निकलेगी। अच्छा, जब CO2 निकलेगी तो यू नो डेट कार्बन कम होगा, 5 कार्बन वाला, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोसेस आ रही थी, हम यहाँ नीचे बॉटम में बनाता हूं मैं, जब डायग्राम बनाता हूं तो नीचे बनाता हूं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, 5 कार्बन वाला। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, सीधे सिट्रिक एसिड से सीधे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक ही लिखा है, सारे बीच के स्टेप खा गई सारे। तो पता है यहां थ्योरी में कुछ दे रखे हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना 5 कार्बन वाला कंपाउंड बेटू। अब इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है लेफ्ट हैंड में, और देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम जब बनता है तब एक CO2 और निकलती है बेटू, तो 4 कार्बन वाला बन गया भाई एक और तो इसका मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अल्फा कीटो, जैसा कभी तुमसे क्वेश्चन आए CO2 एग्जिट होने वाली है एवोल्यूशन वाली साइड कौन कौन सी क्रेब साइकिल में, तो आप बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक के आपको पहले स्टेप बताना है और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक के जस्ट बाद वाला स्टेप बताना। अकेला 5 कार्बन वाला कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। नाउ हाँ, बढ़िया है, चौक है उसमें, हाँ सही है, वो बढ़िया, क्योंकि हमें जरूरत भी लाइट जो है ना, कल भी ऐसे रहा, हाँ। कल लाइट आएगी।
लेकिन ये भी डाउन होने वाला तो देखिए यहां पर बेटा वहां पे थे हम सक्सेनाइल कोएंजाइम पे। सक्सेनाइल कोएंजाइम बनाता सक्सेनिक एसिड, ठीक है, 4 कार्बन वाला। फिर इस प्रोसेस में सक्सेनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सेनिक एसिड बनता है ना, तो एक एटीपी बनती है जीटीपी की फॉर्म, नॉर्मल एटीपी, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइड, राइट। डायरेक्ट एटीपी बननी है ना बेटा एक, तो एसएलपी होगी। और देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वानोसिन बात तो वो एक ही है ना, प्यूरिन है, एडिनोसिन एडेनिन भी और ग्वानिन भी। देन सक्सेनिक एसिड से क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड। और जब सक्सेनिक से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो एक नया कंपाउंड जो अभी तक यहाँ पे नहीं आया था पीछे, FADH2 बना। सक्सेनिक से फ्यूमेरिक तो FF है ना, तो ये भी दिमाग में रहेगा कि कभी कंफ्यूज नहीं होगे। फ्यूमेरिक बनने में FADH2 बना। फिर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जब बनेगा बेटा फ्यूमेरिक एसिड से, उसके बाद में फिर नेक्स्ट आएगा कौन सा, ऑक्जेलो। उस दौरान एक NADH2 का सिंथेसिस हो जाएगी। नहीं एटीपी खर्च नहीं होता, एटीपी खर्च नहीं आता, वो तुझे गड़बड़ हो गया। हाँ यहाँ खर्च कुछ नहीं होता है। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पर अब आपको क्रेब साइकिल दिखाता हूँ, ठीक है, TCA या क्रेब साइकिल, ये हमने थोड़ा ऊपर लिख दिया है, आप जानते हैं इसलिए जिससे कि इधर ये यूटिलाइज हम कर पाए है ना, नहीं तो यहाँ लिखते एडिंग तो फिर जगह कम रहती। तो देखिए इसमें थोड़ा तरीका ये होता है, ऊपर से दिखा के लाते हैं कि वो कहाँ से आया। ये ना सोचा ना, ये स्टेप नहीं है क्रैब साइकिल का, वो तो ओडी का है। हाँ लिंक रिएक्शन। बैग किसका है बैग हाँ बेटा भूला मत करो ऐसे बैग बैग को। ये तो हमारे क्षेत्र में वही खा के थैली वही फेंक रहे हैं ना और वो बिस्किट भी और केक भी तुम्हारे तीनों की बैंक से मिले हैं वो भी पड़े वहीं हाँ तीनों ही भाई चिप्स भी खा रहे हैं थैली वही फेंक रहे हैं जो जिस पर तुम बैठते हो सब उसी पे गया तो ऐसा है, खा तो भी रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि खा रहे होंगे वहां फेंक रहे होंगे ऐसा तो होगा नहीं नहीं मानेंगे फिर। वो ना सर कि क्या वो आया पूरे पे ना दिखाया जाए तो काम के रहने वो इसके देखो मैंने तो नहीं है पहले खा के देख रहे थे पास तो बात तो होने कौन हो गया मतलब कहां तेरे में यार कम दिए रखते हैं इस भाई और ये भी हो रही है ये यार मतलब कहां जाने का है सर ना ये मुझे तो नहीं देखिए वो ओडी वाली बात भी बता दी है, CO2 निकल गई थी क्योंकि वो आगे हम बात करेंगे, वो NADH2 बन गया था। तो देखिए पहला जो स्टेप है बेटा वो ये है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एस्टर कोएंजाइम सिट्रिक एसिड बन गया, ठीक है। सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है, आइसो सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, थोड़ी गैप इसलिए हमने कम कम रखा काम चलाने के लिए। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, क्योंकि हमें देखिए बोर्ड के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा।
आ गया है ना पूरे में। तो बेटा अब आपको पता है यहाँ पर CO2 निकल गई थी। चार कार्बन। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है। इससे पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए NAD से NADH2 बना है ना। एंजाइम मैंने एक ही जगह लिखा है, फिकर नॉट, है ना। जितना जहां लिखूंगा बस वही याद करना है आपको। स्टेप में एक जगह और लिखूंगा बस, बाकी इसमें क्रेब्स साइकिल में एंजाइम तो हर एक स्टेप पे। एनसीईआरटी ने एक ही नाम दिया है, हम एक जगह और लिखेंगे। और देखो ये यहाँ पे एक NADH2 बन गया बेटा। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि वाटर आ रहा है, वाटर निकल रहा है, एक दो जगह ऐसे ही होते हैं, बट ध्यान नहीं देना है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से फिर अल्फा कीटो बना। ये अल्फा कीटो से जब ये सक्सिनल कोएंजाइम बना, ना एक NADH2 निकलेगा और CO2 निकल ही रहा था। तो पता है ये एक और ओडी की तरह रिएक्शन होगी, एनदर ओडी। अगर कभी क्वेश्चन आए ना सेकंड ओडी कौन सी बोली जाती है, तो ये जे वाली रिएक्शन है। देखना ध्यान से, इसमें NAD से NADH2 बनना है और कोएंजाइम ए भी इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो देखो क्योंकि सक्सेनल कोएंजाइम बनना, तो ये सेम ऐसे ही ओडी की तरह स्टेप है या नहीं है। मतलब प्रोसेस तो वही है, क्योंकि देखो यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम होता है। तो आप जानते हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बेटा, क्योंकि अगर NAD से NADH2 बन रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है क्योंकि CO2 निकल रही है, तो डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। क्लियर? कोई बात नहीं है। तो पता है ये जो सक्सेनल कोएंजाइम है, इससे जब सक्सेनिक एसिड बना, तो हमने अभी आपको बताया था बेटू कि ATP फॉर्म हुआ, GDP से GTP। और वो एक कपल्ड प्रोसेस के थ्रू ATP भी बना देता है। मतलब अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं, JTP से जब वापस GDP बनेगा, तो जो फॉस्फेट है वो ADP कैच कर लेगा और ATP बना देगा। वो एक ही बात है। ये भी चार कार्बन था, इससे जब फ्यूमेरिक बना, तो अभी बच्ची ने देखो बोला भी था आपको, FADH2 बन गया। ठीक है, ये हमारा क्रेब साइकिल है या TCA, जो हमें याद रखना है प्रॉपर। तो इसलिए NCERT में बेटा पूरा नहीं था, उसे कंप्लीट करेंगे अब। कर लो साइन कर करके, जल्दी लेते जाओ आप, मतलब अटेंडेंस पे तो हो गई।
अब जैसे आपको पता है कि वो जो इक्वेशन होती थी हमारी, इक्वेशन हमारी ये थी देखना, C6H12O6 प्लस 6O2, इट गिव्स 6CO2 प्लस 6H2, है ना, प्लस एनर्जी। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 6 CO2 निकलते थे, और 6 CO2 अब तक निकल गए। बताओ कहाँ कहाँ निकले। एक तो यहाँ पर छह, इसे छुटकी को बोलेंगे, हाँ। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ निकले और एक सक्सिनेल कोएंजाइम के साथ निकले। दो ही तो हुए, तो बाकी 3 बार चलेंगे। 3 बार चलेगी। चले बड़ा भारी है, नहीं तो इसी को उठा के मारता है। तो बस 2 बार और वो 2 बार हो गए ना, ये पानी में कैसे चले? हाँ, क्योंकि बेटा एक बार यहाँ ओडी में भी तो निकल रही है CO2 भाई, एक बार ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, एक बार 3 हो गए ना टोटल। अब 3, हाँ, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए, क्योंकि बेटा इसको 2 बार चलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना 2 बार ओडी होगी, 2 बार क्रेब्स साइकिल होगी, क्योंकि ग्लूकोज है ये, उसके लिए 2 पायरुवेट बने थे। तो ये बजट दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए 6 CO2 का क्लियर हो गया मामला। आगे अब ETS में CO2 कहीं नहीं निकलेगा। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बात कितनी धांसू है, CO2 निकल भी गई, ऑक्सीजन यूज भी नहीं हुई, है ना, मजेदारी वाली बात। वो तो क्या है ना, अच्छा ऐसी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था हमने, मजेदारी है ना, कि CO2 यूज नहीं हुई थी, ऑक्सीजन वहां निकल गई थी पहली लाइट रिएक्शन में, CO2 बाद में डार्क फेज में यूज हुई थी। मतलब मैं कह रहा हूं जो दिखता है और रियलिटी क्या होती है देख लो, है ना। दिख ऐसे रहा है कि पहले सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी तब जाके प्रोडक्ट मिलेगा, यही तो होता है नॉर्मल सेंस, लेकिन प्रोडक्ट तो पहले ही निकल गया, और ऑक्सीजन तो अभी यूज भी नहीं हुई भाई, ऑक्सीजन यूज ETS में होगी। अच्छा दूसरी बात, अब जो एनसीईआरटी हाथ जोड़ती है, बोलती है प्लीज प्लीज करके, वो बात सब कैलकुलेट कर ली जाए, है ना छुटकी। हाँ, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, एक क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक टर्न की। एक टर्न में क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं बेटा। देखिए एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप कि ये, और किनारे पे कर, ये सारे के सारे कंपाउंड घूमकर दोबारा से वापस बन रहे हैं। वास्तव में यूज जो बाहर से आ रहा है वो तो एस्टाइल कोएंजाइम ही हो रहा है ना, बाकी तो सारे साइक्लिक मैनर में सबके सब रीजनरेट हो ही रहे हैं। और ये एस्टाइल कोएंजाइम कहां से आया, पायरुविक एसिड से आया, है ना। एक लो इसमें डायग्राम में एक चीज और मेंशन कर दूं, आगे काम आएगी। पता है फैट और प्रोटीन भी, उनका भी ऑक्सीडेशन फाइनली क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही होता है, वो भी यहाँ पर एंट्री मारते हैं किसी ना किसी तरीके से एस्टाइल कोएंजाइम पर। तो ये इनके लिए कॉमन पाथवे है, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ही है, ग्लूकोज के लिए। तो आपको इस एक प्रोसेस में देखना, ये बताएगी बिटिया, हाँ, कितने क्या क्या मिला आपको इसमें प्रोसेस में, हैं? हाँ, बता क्या क्या मिला इसमें। एक एटीपी मिला, ठीक है, यानी एक ATP या GTP मिल गया है ना बेटू, वो डायरेक्ट मिल गया। और बता कितने बोलेगी, ये बताएगी, बताएगी, तू बैठ जा। एक GTP एक ATP एक ही बात है, हो तो गया। चुप चुप, और कुछ नहीं, हाँ बता, तू बता बेटा। एक NADH2, बता तू बता। हाँ हाँ हाँ, पहले पूरा 4, सर 3 रेडियस ये तो 4 बोल रही है। वो भी तो है ना, ऊपर वाला भी तो कह रही है। वो तो लिखा है। हाँ वो ओडी का है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। वो तुम्हें दिखा जरूर दिया है, लेकिन प्रोसेस स्टेप तो यहाँ से स्टार्टिंग है ना, तो ये दिमाग में रखना है, वो ओडी का है, उसे नहीं काउंट कर सकते।
सही बोल रहे हैं, 3 NaDH2 और फिर एक एफिडेविट और एक FADH2 और और CO2, है ना? हालांकि ये तो मेन है जिसपे हमें बात करनी, एनर्जी है ये तो, है ना? बैठ जाओ। तो इसका मतलब एटीपी कितना मिलेगा हमें ओवरऑल अगर देखें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 12 ATP। तो अब मैं इधर लिख देता हूँ, इधर साइड में है ना, इधर आ जाती हैं अब हम। हम्म, टोटल एटीपी की फ्रॉम PCA आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, 12 ATP, क्योंकि एक एटीपी डायरेक्ट, 3 NaDH2 से मिलेंगे 9 ATP और एक FADH2 से मिलेंगे 2 ATP और CO2 की बात नहीं है ना बेटा, तो ये 12 ATP मिलेंगे ऐसे डायरेक्ट। लिख दूं यहाँ पे या पता है सबको? एक NaDH2 का मतलब हो गया, सॉरी, 3 NaDH2 का मतलब हो गया 9, ठीक है, हाँ 9 ATP हो गया और एक FADH2 का मतलब हो गया, ये मतलब लग वो वाली बात है ना, इक्वल्स टू, हाँ लो इक्वल एग्जैक्ट ही कर देते हैं, वैसे लगभग होता है 2 ATP और एक GTP, एक ATP। तो ये बेटा टोटल 12 हो गए ना काउंट, लेकिन एक ग्लूकोज के लिए 2 टर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहां लिख दो फॉर 1 ग्लूकोज, नहीं ओडी नहीं काउंट करें ना यहाँ पे, फॉर 1 ग्लूकोज 2 टर्न्स ऑफ TCA इज इक्वल टू 24 ATP, है ना बेटा? यहां पर कितने हो गए? 24 ATP हो गए। सभी नहीं बेटा, थोड़ा और कर। आज मैं भी लेट हो जाऊंगा इस चक्कर में थोड़ा। हाँ हाँ, तो बेटा यहाँ पर एक ग्लूकोज से 24 ATP मिलेगा। अच्छा अब सुनो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ATP का बजट क्या है टोटल, अगर देखें ना अभी तक, आपको पता ना कि एक ग्लूकोज से हमने बोला था कि 38 ATP मिल जाती है। अच्छा उससे पहले एक बात और देखो, एक बात ये नोट कर लेना आप लोग, जैसे इसमें बच्चे ने बोला था स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे क्रेब साइकिल में भी डायरेक्ट गेन आए ना एटीपी का, लिखो डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी, तो एक एटीपी, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी इज इक्वल टू 1 ATP, क्योंकि वो जो जीटीपी के फॉर्म में मिल रहा है वो ही एक डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम TCA, हाँ डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम TCA मतलब यही बेटा क्रेब साइकिल इज इक्वल टू 1 ATP और ब्रैकेट में लिख देना SLP, जो मैं पीछे बता चुका हूं तुम्हें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? वो बता देना उसको बेटा। अब हाँ मैं ये बोला था कि जैसे अगर एटीपी का टोटल बजट की बात करें हम, अब टोटल बजट देख लें।
एटीपी की बैलेंस शीट। ग्लाइकोलाइसिस से बेटा ये तो हाँ 8 क्लियर है ना भाई, 6 वैसे NADH2 से 2 डायरेक्ट, जो गेन है टोटल तो 8। टोटल में 2 OD, हो जाएगी 24 38 तो टोटल 38 हो गए नहीं हो गए, है ना? टोटल 38 ATP हो गए। वो बाद में ETS के बाद में सटल सिस्टम वाली बात बताऊंगा थोड़ी सी, है ना, कि 36 कैसे आ सकता है, 38 कैसे बताऊंगा बात। तो ये इस तरीके से 38 देख लो, क्योंकि जो कुछ प्रोडक्ट बनने थे वो तो बन गए ना। ETS तो केवल किस लिए है, देखिए प्रोसेस तो हमने पढ़ ली, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो पढ़ ली। वो ETS तो इसलिए कि ये जो NADH2 और FADH2 जो जहां भी हमने पढ़े, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में हमने 2 NADH2 पढ़े, OD में 2 बार में 2 NADH2 पढ़े, यहां पर टोटल क्रेब साइकिल में 3 जगह NADH2 बनने थे, 1 जगह FADH2, तो वो डबल हो जाएंगे, 6 NADH2 और 2 FADH2 हो जाएंगे क्रेब में। तो ये सब के सब जो अपनी एनर्जी देते हैं ATP के फॉर्म में, ये ETS में देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। और पता है वहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर की चेन होती है, जो भी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वो डिटेल में बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की चेन। और सिंप्लीफाइड ETS बताऊंगा एकदम, जो हर कोई बच्चा याद कर ले, नहीं तो सबको ETS में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। कॉम्प्लेक्स याद होते हैं। हाँ तो कुछ नहीं, 5 वाली क्यों नहीं याद होंगे बेटा, कुछ नहीं है उसमें, सिंपल है। तो एकदम सिंपलेस्ट आपको वो पढ़ाई जाएगी सारे कंपोनेंट। तो पता उसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पे ना, NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देता है और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पे मूव करते करते जाते हैं, और लास्ट में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, लास्ट में टर्मिनल, वो होता है ऑक्सीजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो, और एक हाइड्रोजन एटम H प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करता है और बना देता है H2O, वाटर बन जाता है। जो आप देखते हो इक्वेशन में कि वाटर बनना है और ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, वो आपको याद है ना, वो हमने इक्वेशन बनाई थी कि 6 ऑक्सीजन जो यूज होते हैं, तो वो 6 ऑक्सीजन यूज करना आपको बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अभी तो देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जैसे बात करूंगा आपसे, जैसे आप ये समझ गए कि ग्लाइकोलिसिस से अगर सर पूछेंगे तो हम क्या आंसर करेंगे, OD से बात करेंगे तो क्या आंसर करेंगे, क्रेब साइकिल से बात करेंगे तो क्या आंसर। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, चलो फिर आंसर करना अपने अपने अकॉर्डिंग। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ATP, लिखना है ये लाली, कैलकुलेट नंबर ऑफ ATP द नंबर ऑफ ATP from complete oxidation of 1 pyruvate, pyruvate 1 pyruvate, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, बेटा अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नाम आ गया तो अपने आप ही सीधी सी बात है एरोबिक है, क्योंकि एनारोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो ये हमें बोलने की जरूरत नहीं यहाँ पे कि एरोबिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पायरुवेट। ठीक है, अपना अपना आंसर लिख लो पहले चुपचाप, तब बताना मुझे।
एक पायरुवेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितना एटीपी मतलब चाहिए नहीं बनेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटीपी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। हाँ बताओ बच्चों, कितना कितना? हाँ बोल बेटा, समझ बोल, तेजी से, तेज आवाज में बोल, कितना? 6। और बोलो अपने अपने आइडिया, फिर मैं बताऊंगा। बोलो भाई, देखो ऐसा ऐसा नहीं हो रही है, जल्दी बोलो। तू बता बेटा, 15 + 3 18 तू बता। सर हमारा ओके, तेरा तो मैंने तो बताया था सबसे पहले 18 ही बताया था। 18 बता। सबसे पहले और कोई सबके लेना? एक 6, पायरुवेट एक 6 बता रहा है, पायरुवेट और बताओ। मैं सोच रही 2 20 18 15 15 कैसे? खड़ा हो जा, शाबाश, खड़ा हो जा। अनस, खड़ा हो बेटा। अभी क्या आपसे बता रही हो बेटा? भाई तेरा आंसर सही है बाबले, तेरा ही आंसर ठीक है, बता मुझे। नहीं बेटा बता, तूने कैसे सोचा 15? बता, कुछ तो सोचा होगा तूने, कैसे? बता, शाबाश। देखो सुनो, अब मेरी बात सुनिए, आंसर है 15 एटीपी। कैसे गलती कर दी तुम लोगों ने? 2 डी काउंट करना है। अच्छा एक बात था, सुन मुझे, समझ आ गया सर। चुप हो जाओ, फिर तुम तीनों पिटोगे मेरे हाथों से, जो 18 तुमने, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। सुनो देखो, एक बात बताओ, तुम्हें अभी पता है कि 12 एक पायरुवेट से, एक क्रेब साइकिल से 12, यानी एक एस्टर कोएंजाइम से 12 और 3 वहां से, तो 15 नहीं हो गए? कैसे कर लोगे उसको 2 टाइम जब एक पायरुवेट की बात हो रही है? सर हमने तो ग्लूकोज कैसे कर लेगी बावली? जब बात हो, पीछे का आप कर ही नहीं सकते, जहां से बोल रहा हूं मैं सबस्ट्रेट, फ्रॉम पायरुवेट भाई जहां से बोला जा रहा है, जो सबस्ट्रेट आपको दिया जा रहा है उसी से तो काउंट करोगे आगे। तो 15 इज द, लिखो आंसर वहां पे 15 है ना, 15 एटीपी, और ब्रैकेट में लिख भी दो 15 एटीपी, 12 फ्रॉम टीसीए एंड 3 फ्रॉम ओडी। लिख दिया? हाँ। अब अगर इसी का ना बेटा, इसका रोहन अगर इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं बस इतना कर दूं, सेम क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एटीपी फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 30 मतलब सेकंड क्वेश्चन लिख दो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड नंबर डाल के सेम क्वेश्चन, ऐसे लिखो, सेकंड डाल के सेम क्वेश्चन फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना? पूरा लिखने की वजह समझ गए ना तुम, तो समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब बस इस सेंटेंस में मैंने डाल दिया फॉर 1 ग्लूकोज पायरुवेट से ही, तो आंसर 30 एटीपी आएगा, 30 एटीपी। पीछे नहीं जाना, ग्लाइकोलिसिस को छोड़ दो, तो आंसर लिख दो आगे 30 एटीपी। इतने वैरायटी के बन सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। और देख लो, ये वाला जो था पायरुवेट वाला, ये बहुत आसान था, तुमने इसमें गड़बड़ की। भटक गए ना, क्योंकि देखो एस्टेल कोएंजाइम, अब तो मैंने बता दिया, एस्टेल कोएंजाइम अगर पूछूंगा तो 12 आंसर आएगा, या अगर मैं टीसीए क्रेब साइकिल पूछूंगा तो भी 12 आंसर आएगा, एक टर्म नॉर्मल। अगर तुमसे ग्लूकोज शब्द नहीं बोला जा रहा, वो केवल ये बोला जा रहा है कि टीसीए से कितने मिलेंगे कंप्लीट, तो 12 ही आंसर करोगे, एक की बात करोगे। टीसीए का मतलब है एस्टेल कोएंजाइम कैरेक्टर। और देखो एक और लिख लो, बस एक और लिख लो, थोड़ा सा उसके मुकाबले कठिन सा है, हालांकि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कठिन है। हाउ मेनी एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी एटीपी कैन बी प्रोड्यूस, बन सकते हैं, मतलब टोटल है ना। एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट 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 यानी पीजीए पीजीए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीए सबस्ट्रेट पीजीए दे दिया मैंने या फॉस्फोग्लिसरेट क्लासी से ये अंदर से शुरू करना चाहिए सिक्स से शुरू करना देखो आंसर मतलब जल्दी बताओ मुझे आंसर बताओ चलो जल्दी तो 2 एटीपी तो पायरुवेट तक जाएंगे पीजीए बोला ना पीजीए के स्टेप सी तो लेना पड़ेगा पीजीए थ्रू पीजीए टू हाँ तो अपने अकॉर्डिंग बोलो ना अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर यार मुझे क्या पता दो फोर वन पीजी निकालना है सर 1 पी 1 मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीए कम तो बस एक पीजीए का लेंगे बस हम कंप्लीट इतना फिक्र में मैं दोनों क्यों एक लेगी मैंने ग्लूकोज बोला है वन केवल पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट बोला है बेटा अगर वो हाँ सर 17 सर दो यहाँ 15 एक 17 बोल रही है एक 16 बोल रही है और कोई बच्चे भी बोलो भाई नहीं बोल रही 18 वो एटीपी भाग हुआ 16 होगा सर 16 हो गया 16 आंसर है तो यहाँ से ऐड कर अब 17 होंगे 17 सर 17 15 यहाँ यहाँ के 2 यहाँ से लिए और 15 पिछला कर भी रखे गुस्सा हो जाएगा तो सही आंसर 17 17 इज द राइट आंसर एक्चुअली में बेटा देखो आप वहीं जाओ पीजीए पे ग्लाइकोलिसिस में तो वहां पीजीए पे जब गए आप 3 पीजीए पर तो वहां पर स्टेप लास्ट गलत है 16 बताया 16 इज द राइट आंसर वहां से 2 कैसे पता चल मुझे एक अच्छा एक का वो दो नहीं है मैं उसमें 2 स्टेप एक्चुअली अगर पीजीएल से आता तो आंसर 17 आता पीजीएल से होता तो 17 होता यहाँ पे आंसर आएगा 16 तो देखो एक तो आपको वो पेप से लेके वाला स्टेप पेप से जो पायरुवेट बना वहां पे 2 एटीपी बनते हैं लेकिन ये तो देखो 2 मॉलिक्यूल चले आ रहे हैं आपको केवल एक बात करनी है एक आंसर आएगा एक वहां पे और 15 यहाँ पे है ये पायरुवेट वाले तो आंसर आएगा 16 एटीपी नोट कर दो उसका आंसर 16 एटीपी अगर यही पीजीएल पूछा होता तो 17 होता ठीक है क्लियर है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन में अब देखिए अब बचा है अच्छा क्वेश्चन था ना ये अब बचा है हमारा ईटीएस है ना इसमें एरोबिक में जो बताने को और एनारोबिक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वगैरह है ना ये रह गए हैं तो एटीएस वगैरह बताएंगे कल को पहले तो 2 क्लास और है इसकी 4 क्लास में एक चैप्टर खत्म हाँ वो कराएंगे और बातें भी और रिलेटेड बातें कराएंगे पीपीएस वाले क्वेश्चन